हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं नए सेशन का अपना पहला चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये आपका सेक्शन 1 इवेंट्स एंड प्रोसेसेस का पहला चैप्टर है, जिसको ग्रेड 10 एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे हैं। अब ये जो चैप्टर है, इसकी शुरुआत में जो इसके इंट्रोडक्शन होता है, जिससे हमें ये पता चले कि पूरे चैप्टर में क्या दिया गया है, उसके बारे में देख लो। सबसे पहले शुरुआत इन्होंने एक इमेज से ही की है। अब इस इमेज का क्या पर्पस है देने का, वो बताते हैं। तो 1848 में फ्रेडरिक सोरू, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स जो है उसको तैयार किया, जिसमें उन्होंने अपना सपना देखा कि दुनिया जो है डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स की बस से बनी। पहला प्रिंट जो है सीरीज का, उसमें दिखाया गया है कि जो लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोग दिखाए गए हैं। ये देखिए पूरी एक चेन बनी हुई है। वहां तक जितने भी लोग हैं यूरोप और अमेरिका के, चाहे उसमें मेन हो, विमेन हो, किसी भी एज के हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी भी रेस, कोई भी सोशल क्लास के हो, वो एक बहुत लंबी सी रेल बनाकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये लोग जो आ रहे हैं, ये बेसिकली रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, जैसे वो उसके पास से गुजरते हैं। आपको याद होगा जो आर्टिस्ट थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, उन्होंने हमेशा क्या किया, जो लिबर्टी थी उसको किस तरह से दिखाया, एक फीमेल फिगर की तौर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो फीमेल फिगर है उसके हाथ में जो सिंबल्स हैं, उसमें एक है टॉर्च जो कि एनलाइटमेंट की है, कि उसमें जो है ज्ञान है या क्या कहते हैं जागरूकता है, वो आप उसमें देख सकते हैं। एक हाथ में उन्होंने वो टॉर्च पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ में चार्टर पकड़ा हुआ है राइट्स ऑफ मैन का, यानी मानव अधिकार का जो चार्टर है उसको जो है पकड़ा हुआ है। जमीन पे आप देखेंगे यहाँ पर फ्रंट की तरफ में, ये देखिए आप कितने सारे, आपको बहुत सारे टूटे हुए रिमेन्स दिखाई दे रहे हैं। ये सब जो हैं सिंबल हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के। अब एब्सोल्यूटिस्ट क्या होते हैं, यहाँ पे आपका मीनिंग दिया गया है कि लिटरली अगर देखा जाए तो एक गवर्नमेंट या सिस्टम रूल्स का, जिसकी कहीं कोई बाउंडेशन नहीं होती, जो भी वो पावर एक्सरसाइज करना चाहे वो करे जा रहे हैं। निरंकुश राज जिसे कहते हैं कि हम पे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, हम जिस तरह से मर्जी चाहे अपनी पावर को यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री में ये जो टर्म है एब्सोल्यूटिस्ट, इसका मतलब हुआ एक मोनार्कियल तरह की गवर्नमेंट है, जिसमें जो पावर है वो बिल्कुल एक ही के हाथ में है। मिलिट्री रूल है, और मतलब एक तरह से मिलिट्री का जब वो चाहे कर सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करने वाली है। सोरियो की जो यूटोपियन विजन था, अब यूटोपियन विजन क्या है, यूटोपियन मतलब होता है एक ऐसा विजन समाज का जो इतना आइडियल है कि वो एक्चुअल में ऐसा एग्जिस्ट करता है, ये कह नहीं सकते। मतलब उनका जो सोचना है कि ऐसा हो, हम लोग नहीं कहते स्वर्ग जैसा, पर वो रियल में एग्जिस्ट करता है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम चाहते वैसा है। तो सोरियो का जो यूटोपियन विजन था, उसमें यह था कि जो लोग हैं दुनिया के, वो एक तरह से अलग अलग नेशंस के तौर पे ग्रुप्ड हैं। अपनी उनकी जो पहचान है वो उनके झंडे के थ्रू है, या उनके जो नेशनल कॉस्ट्यूम है उनके थ्रू। सबसे आगे जो लीड कर रहे प्रोसेशन को, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के थ्रू जा रहा है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड, क्योंकि ये ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे, क्योंकि उस टाइम पे ये लोग ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे। फ्रांस को आप पहचान सकते हैं उसके रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर से, जो जस्ट स्टैचू पे पहुंचे हैं। अगर आप देखें तो फ्रांस जो है वो देखिए जस्ट स्टैचू पे यहाँ पर हैं। उसके बाद आ रहे हैं जर्मनी के लोग, जिनके हाथ में ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग है। जिस समय सोरियो ने ये इमेज को क्रिएट किया, जर्मन के जो लोग थे वो एक यूनाइटेड नेशन के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करते थे। जो फ्लैग वो कैरी कर रहे हैं वो एक तरह से उनका दर्शा रहा है कि उनकी जो लिबरल होप्स थी उसको दर्शाता है कि वो चाहते थे 1848 में कि जितने भी जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज हैं उनको जो है एक नेशन स्टेट के अंडर ले आया जाए और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां पर हो। इसी तरह से जर्मन के लोगों के पीछे आ रहे हैं ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया के लोग। फिर अगर आप देखें एक प्रिंट इसमें और है, जिसमें हेवन से आपको एंजल्स, क्राइस्ट, ये सब दिखाई दे रहे हैं।
तो हेवन से क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स जो हैं वो इस सीन को देख रहे हैं, इस नज़ारे को देख रहे हैं। यहाँ पर आर्टिस्ट ने इनका इस्तेमाल किया है फ्रैटर्निटी को दिखाने के लिए कि जो जितने भी नेशंस हैं उनके बीच में आपस में भाईचारा हो, उस चीज़ को दिखाने के लिए इन्होंने इसको यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें मेनली उन सभी इश्यूज को जो है डिस्कस किया जाएगा जो कि सोरियो ने पेंटिंग में दिखाया है। जैसे फ्रीडम हो गया, यूनिटी है, डेमोक्रेसी है, नेशन का कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, 19th सेंचुरी में क्या हुआ, नेशनलिज्म जो है वो एक पावरफुल फोर्स बन गया। इसका मतलब क्या है कि जो लोग थे अब वो अपने आप को एक नेशन का हिस्सा समझने लग गए। उनमें यूनिटी और आइडेंटिटी की ना एक फीलिंग डेवलप, क्योंकि जो यूरोप का पॉलिटिकल सिस्टम था वो और जो मेंटल थिंकिंग थी, सोच जो है, दोनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। जो सबसे बड़ा चेंज था वो ये था कि पहले क्या होता था, यूरोप में जो है मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स हुआ करती थी। अब इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स, ये जो दिया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि एक किंग जो है वो कई अलग अलग जाति, भाषा, कल्चर, इन लोगों पर रूल करता था। पर बाद में क्या हुआ, नेशन स्टेट आ गए जहां लोग एक कॉमन आइडेंटिटी जो है उसे शेयर कर रहे थे। मॉडर्न स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यूरोप में जो है धीरे धीरे एक मॉडर्न स्टेट डेवलप हुआ जिसमें सेंट्रलाइज पावर होती है, सोवरेन कंट्रोल होता है, यानी कि आपकी अपनी अथॉरिटी होती है, एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी होती है, मतलब फिक्स्ड बाउंड्री होती है। तो ये जो है मॉडर्न स्टेट वो निकल के आए। वहीं नेशन स्टेट, नेशन स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट्स में सिर्फ और सिर्फ रूलर्स नहीं होते बल्कि मेजॉरिटी सिटीजन्स भी होते हैं जो कॉमन आइडेंटिटी फील करते हैं और एक हिस्ट्री जो है या उनका जो कल्चर है उस मतलब उस शेयर्ड हिस्ट्री या कल्चर से जुड़े हुए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये जो कॉमन आइडेंटिटी है ये ऐसा नहीं है कि हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करती थी। इससे मेनली क्या हुआ, इसे बनाया गया। और बनाया किसके थ्रू गया, स्ट्रगल्स के थ्रू, जो हमारे लीडर्स के एक्शन रहे या जो कॉमन लोगों के एफर्ट्स रहे उनके थ्रू, और साथ ही साथ रेवोल्यूशंस के थ्रू, रेवोल्यूशन यानी जो विरोध हुआ उसके थ्रू जो है ये बनाए गए। तो हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हम मेनली जो है नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ, नेशन स्टेट्स कैसे बने, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे वो हम देखेंगे। और ये सब जो है 19th सेंचुरी यूरोप में हुए। तो ओवरऑल आपने अभी जो कुछ पढ़ा उसमें हम ये मान सकते हैं 19th सेंचुरी जो हुई वो क्या थी, राइज ऑफ नेशनलिज्म। बहुत बड़ा चेंज क्या देखने को मिला कि जो नेशन स्टेट्स थे उन्होंने डायनेस्टिक एम्पायर्स को रिप्लेस कर दिया। अब नेशन स्टेट जो है वो क्या कर रहे थे, शेयर्ड आइडेंटिटी और सेंट्रलाइज पावर थी उनमें। ये जो आइडेंटिटी थी ये नेचुरल नहीं थी बल्कि स्ट्रगल्स से बनी थी। तो हमारा ये पूरा चैप्टर हमें क्या एक्सप्लेन करेगा कि नेशनलिज्म जो है उसका डेवलपमेंट कैसे। अब यहाँ देखिए आपको एक सोर्स ए दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो सोर्स होता है उसको कभी भी ना इग्नोर मत करिए, क्योंकि सोर्स देने का पर्पस क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है उसे ज़्यादा रियल, डीप, एनालिटिक्स और एग्जाम ओरिएंटेड बना। इसमें जो सोर्स मेनली दिए जाते हैं आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। 3-4 चीज़ें होती हैं कि सोर्स को देने का, इसमें जो राइटर कह रहा है या जो ऑथर है उसका मेन आइडिया क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, और ऑथर जो है वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये चीज़ जो आपका सोर्स है इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो जो सोर्स ए है उसमें बताया क्या गया है कि अर्नेस्ट रेनन ने जो है 1882 में, अर्नेस्ट रेनन जो है उन्होंने 1882 में यूनिवर्सिटी ऑफ सोर्बोन जो थी उसमें अपना फेमस लेक्चर व्हाट इज नेशन वो दिया था, जिसमें उन्होंने नेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीपली समझाया था। रेनन ने सबसे पहले उन ट्रेडिशनल आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया। इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता बल्कि
उन्होंने कहा कि नेशन जो है वो एक लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस का रिजल्ट होता है। उनके अकॉर्डिंग जिसमें जो लोग हैं उन्होंने साथ मिलकर स्ट्रगल किए हुए होते हैं, सेक्रीफाइस की गई होती हैं, अचीवमेंट्स की होती हैं, तो इसके थ्रू जो है वो नेशन बनता है। जो हमारे यहाँ के हीरोइक पास्ट रहा है, हमारा जो महान महान लोग रहे हैं, या जो एक हमने शेयर्ड ग्लोरी देखी है, वो जो है बेसिकली नेशन का आधार है, वो ही बेस माना जा सकता है हमारे नेशन का। मतलब लोग अपने पास्ट के अचीवमेंट्स पर प्राउड फील करते हैं और वही उन्हें जोड़ता है। साथ ही प्रेजेंट में भी लोगों की जो एक कॉमन विल होती है, साथ रहने की जिसे हम इच्छा कहते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा इक्वली इम्पॉर्टेंट है। रेनन कहते हैं कि जो नेशन है वो एक लार्ज स्केल सॉलिडारिटी है, यानी कि एक बड़ा ग्रुप जहाँ एक दूसरे से लोग इमोशनली और हिस्टोरिकली जुड़े हुए होते हैं। उनका जो सबसे फेमस आइडिया है कि नेशन का जो एग्जिस्टेंस है वो एक डेली प्लेब्सिसाइट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर दिन लोग अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं कि वो इस नेशन का पार्ट रहना चाहते हैं या नहीं। इससे ये क्लियर होता है कि नेशन फोर्स से नहीं बल्कि लोगों की जो एक सहमति होती है उससे बनता है। रेनन ये भी कह रहे हैं कि किसी भी रीजन या जो प्रोविंस है उस पर नेशन का एग्जिस्टेंस ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है हमारे जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर दुनिया में सिर्फ एक ही रूल और एक ही रूलर होता तो फ्रीडम खत्म हो जाती। इसलिए रेनन जो है वो उनका जो कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का, उसे वो एक बहुत ही इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक और वॉलंटरी आइडिया मानते हैं और उसी के रूप में प्रेजेंट करते हैं, जो आज के मॉडर्न नेशन स्टेट जो हैं उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेस माना जा सकता है। तो जो हमने बताया था कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपको ये समझ में आया कि ऑथर मेनली कहना चाह रहे हैं कि नेशन जो है वो किसी एक फिक्स्ड चीज जैसे लैंग्वेज, रिलीजन, रेस या टेरिटरी से नहीं बनता। उनके अकॉर्डिंग नेशन एक हिस्टोरिकल प्रोसेस का रिजल्ट है। लोगों ने मिलकर जिसमें स्ट्रगल किया, सेक्रीफाइस दी, अचीवमेंट्स हासिल किए, उससे नेशन बनता है। तो नेशन जो है वो एक शेयर्ड पास्ट से बनता है और प्रेजेंट विल से। मतलब शेयर्ड पास्ट हमारी कॉमन हिस्ट्री, ग्लोरी, और प्रेजेंट विल साथ रहने की इच्छा। उनका जो फेमस आइडिया था कि नेशन एक डेली प्लेबिसाइट है, उसका मतलब है कि लोग हर दिन डिसाइड करते हैं कि वो इस नेशन के पार्ट की तरह रहना चाहते हैं या नहीं। दूसरा जो मेन आइडिया है वो क्या है कि नेशन बराबर क्या हुआ, शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड विल और यूनिटी लोगों की। वो मेन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है कि नेशन फोर्स से नहीं बनता बल्कि लोगों के कंसेंट से बनता है। नेशन एक लार्ज स्केल सॉलिडारिटी है, लोग बिल्कुल यूनाइटेड हैं। किसी एरिया को जबरदस्ती कंट्रोल करना गलत है और नेशन का एग्जिस्टेंस जो है वो फ्रीडम यानी जो हमारी लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर हम लोगों से अपनी ओपिनियन पूछी जाए तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो रेनन के आइडियाज़ हैं वो आप अगर उससे एग्री करते हैं तो क्यों करते हैं, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते। जनरली इस चीज़ को लेकर सभी लोग एग्री ही करते हैं, क्योंकि जो रेनन थे उन्होंने नेशन को इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट बताया। उनका डेली प्लेबिसाइड आइडिया बताता है कि लोगों की मर्जी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आज के टाइम में भी जो लैंग्वेज है या रिलीजन जो है वो नेशन नहीं डिफाइन करता। यूनिटी और शेयर्ड वैल्यूज जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली हर कंट्री में डिफरेंसेस होते हैं, फिर भी नेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसीलिए जो रेनन है उनका जो आइडिया है वो आइडियलिस्टिक है, पर मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है उसके लिए बहुत रेलेवेंट भी है। तो उम्मीद है आपको ये सोर्स आपका समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से हमारा पहला टॉपिक आएगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। क्योंकि ये हमारा आज का पहला लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने सेशन स्टार्ट हुआ है और उसका इंट्रोडक्शन दिया है।
आपको अच्छा लगा, अगर समझ में आया, इसी तरह से कंटिन्यू करना चाहेंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए आशा एजुकेशन को, ताकि हम लोग आगे जो है इन क्लासेस को कंटिन्यू कर पाए।